नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद एक बार फिर आपका न्यूज फॉर इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी इस चुनाव के माहौल में एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हां, दोनों पार्टियों के पास शायद वोट मांगने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। साथ ही भोली भाली जनता जो सदियों से इन नेता के पीछे आंख बंद करके दौड़े जा रही है, या यह कहना गलत नहीं होगा कि देश की जनता सो रही है, या हो सकता है इनका ब्रेन वॉश करके दिमाग में एक बात फिट कर दी गई है और उस बात को मुद्दा बनाकर इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या है वो मुद्दा और क्यों जनता इसके पीछे अंधी होकर दौड़ रही है? दोस्तों, वो मुद्दा है संविधान पर खतरा और आरक्षण। इस मुद्दे को लेकर जो बयानबाजियां चल रही है, आइए उसे जानते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है। राहुल गांधी। एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देगी बीजेपी। अमित शाह। कांग्रेस एससी एसटी आरक्षण पर तलवार लटका रही है, ओबीसी का जीना मुश्किल कर देगी। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए हैं। यह क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। हमने जाति जनगणना करने का वादा किया है। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री को मिटाना चाहती है। आपकी हिस्ट्री की जड़ को एक बार फिर लगाना होगा। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मोदी ने 10 साल से कहा कि वो ओबीसी है। जैसे ही मैंने जाति गणना की बात की तो मोदी बोलने लगे कि देश में सिर्फ 2 जाति है, अमीर और गरीब। मैं कहता हूँ गरीब की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी मिल जाएंगे, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आपको ये तीनों समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे। बस्तर में राहुल बोले, एक झटके में हम गरीबी मिटा देंगे। जितना 70 करोड़ लोगों के पास धन, उतनी 22 लोगों की संपत्ति है। 400 पार का मतलब आरक्षण पर वार। नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी। ये बहुत स्पष्ट अब देश के सामने है कि जो बंटवारा, अब लड़ाई केवल 2 धड़ों में है। एक जो संविधान को समर्थन करता है, आरक्षण का समर्थन करता है, और दूसरा जो संविधान के विरोधी हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण के प्राविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और सिलसिलेवार मैं बता सकता हूँ कि 2014 से लगातार आरक्षण को ख़त्म करने की मुहिम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। 2014 के बाद जब लगातार सार्वजनिक उद्यमों को, सरकारी उपकरणों को, उपक्रमों को ख़त्म करने के लिए, उनको बेचने के लिए निजी हाथों में दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वोट बैंक के डर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जाने के मामले का जिक्र करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी वीडियो को साझा किया था। मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि संसद में जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं होगा। तेलंगाना में निजामाबाद और कागज नगर की चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ रही है और उसके इस दावे का हवाला दिया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 सीट मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि मोदी को बहुमत मिलने पर वह आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन उनके पास पिछले 10 वर्षों से पूर्ण बहुमत है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुमत का इस्तेमाल आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं,
बल्कि अनुच्छेद 370, 3 तलाक को खत्म करने और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित करने तथा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए किया है। शाह ने अपनी एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जाने के मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी वीडियो साझा किया था। रेड्डी के इस आरोप पर दिल्ली पुलिस उनके पीछे पड़ी है। शाह ने पूछा कि फर्जी वीडियो बनाने पर और क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे लोग कहना चाहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं आज आपको मोदी की एक गारंटी देता हूं, जब तक देश की संसद में भाजपा का एक भी सदस्य है, हम दलित, आदिवासी, ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। शाह ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा तेलंगाना की सत्ता में आने पर इसे रद्द कर देगी और आदिवासियों और दलितों का कोटा बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण में कटौती कर उसे मुसलमानों को दे दिया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक को खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि पार्टी के सत्ता में आने पर 3 तलाक बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक देश चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसपी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। जनता ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं, अब की बार अब मुझे पूछते हैं कि 400 पार क्यों करना है। मैं उनको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी कहती है 400 पार क्यों चाहिए। गोपालगढ़ वालों 300 पार कराया, हमने धारा 370 को समाप्त कर 300 पार कराया, भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाया। 300 पार कराया, 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन सेना के जवानों को देने का काम करा है। 300 पार कराया, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। 300 पार कराया, माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी। 300 सीए पारित कराया, 300 पार कराया, यूसीसी लेकर आए, और सबसे बड़ी बात 300 पार कराया, रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में। वोट बैंक के डर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे कांग्रेस के दिग्गज अमित शाह। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वोट बैंक एक ही है। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। देश कोई दुकान नहीं है जो साझेदारी से चलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी अपने वोट बैंक से डर के राम मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह के
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए, जबकि उन्हें निमंत्रण भेजा गया था। शाह ने हैदराबाद में एक अन्य रैली को भी संबोधित किया और कहा कि जब तक मोदी और भाजपा है, किसी को भी देश में आरक्षण खत्म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र समिति और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टियां ऐसी है जो मुस्लिम वोट बैंक की खातिर रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति रद्द कर देती है। उन्होंने प्रश्न किया कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने शरद पवार, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं का नाम लिया और प्रश्न किया कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। शाह ने कहा कि जब एक पत्रकार ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि बारी बारी से सभी 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश कोई दुकान नहीं है जो साझेदारी से चलेगी। शाह ने लोगों से निजामाबाद में भाजपा उम्मीदवार D. अरविंद को वोट देने का आग्रह करते हुए कहा कि EVM का बटन इतनी जोर से दबना चाहिए कि करंट इटली तक महसूस हो। जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती हूँ। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी SC, SC, OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। SC, SC, OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण OBC का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को OBC कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम इस धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर SC, SC और OBC को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आम्बेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उस पर रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे,
न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटका में प्रयोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया? रातों रात सभी ओबीसी समाज को उन्होंने, मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए। क्या ये देश में चलेगा क्या? चलेगा क्या? ये चलने दूं क्या मैं? और इसीलिए आज झूठ फैलाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। और इंडी गठबंधन जो मेरी चुनौती है, कोशिश करें वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। कोशिश करें, दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा, नहीं करेंगे। क्या है संविधान? आरक्षण क्या है? संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 क्या है? क्या इसे बदलना संभव है? अब जरा एक नजर संविधान और संविधान में आरक्षण पर भी डाल देते हैं। क्या है आरक्षण और संविधान में आरक्षण की क्या भूमिका है, और वो कौन सा खतरा है जिससे सभी नेताओं ने जनता को डरा रखा है, और किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं? क्या हकीकत में संविधान खतरे में है, या ये भी वोट लेने की एक नई राजनीति का हिस्सा है? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा लिखा और अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह नियमों और विनियमों का एक समूह है जो देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करता है। यह राष्ट्र के हर लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की रीढ़ है। भारत के संविधान को 284 लोगों ने मिलकर लिखा था, और यही सब लोग संविधान सभा के सदस्य भी कहलाए। समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता लाने और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए आरक्षण उनकी जगह सुरक्षित करता है। खासकर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने का काम आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए की गई थी। आरक्षण का यह काम सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिले और जाति की परवाह किए बिना सभी को एक समान मंच मिले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रतिपादित क्षमता और सिद्धांत विधि के समक्ष सभी समान होंगे और सभी को विधि का समान आरक्षण उपलब्ध होगा। सर्वथा विपरीत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1942 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की।
यह छुआछूत जैसे जातिगत भेदभाव को मिटाने का जरिया है। ऐसे में संविधान में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई और SC/ST को आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कौन होगा, इसकी परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में दी गई है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के आधार पर यह केंद्र सरकार और भारत के राज्यों और क्षेत्रों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा, प्रवेश, रोजगार, राजनीतिक निकायों, पदोन्नति आदि में विशेष प्रतिशत पर आरक्षित कोटा या सीटें निर्धारित करने की अनुमति देता है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था आजादी से पहले से मौजूद थी। स्वतंत्रता के बाद आरक्षण की व्यवस्था संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। प्रारंभ में इसे 10 वर्षों की समयावधि के लिए पेश किया गया था। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आजादी के कई साल पहले हुई। 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उन्हीं की वजह से पिछड़े और अछूत माने जाने वाले वर्ग की भलाई के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। तो साथियों, सबसे बड़ी बात जिसको लेकर जनता का ब्रेन वॉश किया हुआ है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, संविधान शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवा में स्थायी आरक्षण प्रणाली प्रदान करता है। इसे बदलना लगभग असंभव है। अन्य प्रकार के आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 के तहत और संविधान के मौलिक अधिकार है। अब इस पर जो राजनीतिक दाव पेचों में किस तरह लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इसे देखिए। ये बात तो तय है कि देश की जनता भोली है और देश के बड़े बड़े नेताओं ने इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें गुमराह कर रखा है। आज जो देश के नागरिक हैं, उनसे बस एक बात पूछना चाहेंगे कि जिस संविधान को बचाने के लिए आज ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही है, क्या आपने उस संविधान को पढ़ा है? अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना ये नेता लोग इसी तरह से सभी को गुमराह करके आपसी फूट डालते रहेंगे। आजकल चुनाव केवल और केवल कुर्सी के लिए होता है, पावर के लिए होता है और जनता के लिए नहीं, वरना देश के हालात तो कब के बदल जाते और बार बार सरकारें भी नहीं बदलनी पड़ती। अभी भी समय है, जाग जाओ।